तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के बिल्कुल नए पेरेंटिंग कैलेंडर के बारे में। और सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। ये कोई आम डायरी या रूटीन अपडेट वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल किट है जो घर और स्कूल के रिश्ते को पूरी तरह से एक एक्टिव पार्टनरशिप में बदल देता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस नई पार्टनरशिप के मतलब से, फिर 4 आवर्स फ्रेमवर्क को समझेंगे और उसके बाद बिल्कुल एक बच्चे के बड़े होने की टाइमलाइन के साथ चलेंगे, शुरुआती सालों से लेकर मिडिल ईयर्स और फिर टीनेज तक। और आखिर में देखेंगे कि स्कूल इन सबको असल जिंदगी में कैसे लागू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नई पेरेंटिंग पार्टनरशिप की। देखिए, आज के इस डिजिटल दौर में बच्चों की परवरिश करना आसान तो बिल्कुल नहीं है, राइट? इसीलिए इस पहल का जो मेन फोकस है वो रूटीन अपडेट्स जैसे बस रिपोर्ट कार्ड देख लिया, उससे कहीं आगे बढ़कर एक गहरे ट्रांसफॉर्मेटिव सहयोग की तरफ बढ़ना है। जरा स्क्रीन पर इस लाइन पर गौर कीजिए। पेरेंटिंग भी बचपन की तरह ही एक विकासात्मक यात्रा है। कितनी गहरी और संवेदनशील बात है ना? ये विचार असल में इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये साफ तौर पे मानता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे एक पेरेंट या केयरगिवर के तौर पर हमें भी पूरी तरह से नई स्किल्स और हिम्मत की जरूरत होती है। और ये तस्वीर इसी विचार को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। ये उस सपोर्टिव इकोसिस्टम की बात कर रही है जिसे ये कैलेंडर बनाना चाहता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के विजन के साथ एकदम मेल खाता है, जहां घर और स्कूल मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बच्चा हर तरीके से ग्रो कर सके। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सब सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। इसका दायरा आज की असली ग्राउंड लेवल की चुनौतियों तक फैला हुआ है। हम बात करें हैं मेंटल हेल्थ की, इमोशनल वेलबींग की, और तो और नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के साथ एक खास पार्टनरशिप भी की गई है। मतलब ये सिलेबस के साथ साथ एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने का भी पूरा ब्लूप्रिंट है। अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े विजन को जमीनी स्तर पर लागू कैसे किया जाए। इसके लिए ये कैलेंडर एक बहुत ही सॉलिड कोर फिलॉसफी पेश करता है, जिसे हम द 4 आवर्स फ्रेमवर्क कहते हैं। तो ये 4 आर आखिर है क्या? पहला है रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, जहां पेरेंटिंग की चुनौतियों पर खुलकर बात होती है। दूसरा है रीइंफोर्समेंट, जो घर और स्कूल के बीच एक लगातार सपोर्ट सिस्टम बनाता है। तीसरा रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो टीचर्स और परिवारों के बीच भरोसा कायम करता है। और चौथा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, रिजॉइसिंग, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी, बल्कि पेरेंटिंग की खुशियों और बच्चों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी करना है। चलिए अब इसे बच्चों की उम्र के हिसाब से डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं अर्ली ईयर्स से, बाल वाटिका से लेके क्लास 2 तक। ये वो समय है जब एक बच्चे की दुनिया को देखने की बुनियादी नींव तैयार हो रही होती है। अगर हम इन माइलस्टोन्स को ट्रैक करें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे 3 साल के बच्चे को अपनी पसंद नापसंद चुनने का मौका देना। फिर जब बच्चा 4 साल का होता है, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ बच्चों को बिना डराए बहुत ही आसान भाषा में सेफ और अनसेफ टच के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और 6 साल तक आते आते फोकस शिफ्ट हो जाता है उनमें पढ़ने की आदत और फोनिक्स का शौक पैदा करने पर। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड का असली सिलेबस आखिर है क्या? सच बताऊं तो किताबें नहीं, बल्कि सोने से पहले की आदतें, कहानियां और साथ बैठकर खाना खाना, यही उनका प्राइमरी करिकुलम है। जो बच्चा हर रात एक कहानी सुनकर बड़ा हुआ है ना, वो क्लास 1 में जिस वोकैबुलरी और फोकस के साथ आता है, उसे दुनिया का कोई भी स्कूल अकेले नहीं सिखा सकता। फिर आती है वो स्टेज जहां बच्चे अचानक से बड़े लगने लगते हैं, मिडिल ईयर्स यानी क्लास 3 से 8। इस उम्र में उनकी दुनिया बदलने लगती है, दोस्तों का ओपिनियन बहुत मैटर करने लगता है, इसलिए बच्चों को डील करने का तरीका भी बदलना पड़ता है। इस वक्त बच्चे डिजिटल दुनिया में भी गहराई से कदम रख रहे होते हैं। तो यहाँ हमारा फोकस क्या होना चाहिए? सिर्फ उन्हें फोन या स्क्रीन से दूर रखना? बिल्कुल नहीं। अब बात डिजिटल रेजिलियंस और लिटरेसी सिखाने की होनी चाहिए, ताकि वे खुद की लॉजिकल थिंकिंग और जिज्ञासा का सही इस्तेमाल कर सकें। अब ये स्लाइड देखिए। यहाँ जो कंट्रास्ट है ना, वो एकदम सटीक है। जरा सोचिए,
5 साल की उम्र में जो सख्त नियम और फिक्स रूटीन काम आते थे, अगर वही चीज एक 9 साल के बच्चे पे थोपने की कोशिश की जाए तो वो इससे अपना अपमान समझ सकता है। इस उम्र में डिसिप्लिन का मतलब ऑर्डर देना नहीं, बल्कि लॉजिक, फेयरनेस और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना हो जाता है। मिडिल ईयर्स में कुछ बहुत ही खास बातों पर ध्यान रखना होता है, जैसे कि 8 से 12 साल की उम्र में नॉर्मल टेंशन और क्लिनिकल एंग्जाइटी के बीच का फर्क समझना। कई बार लगातार पेट दर्द या स्कूल जाने से मना करना असल में एंग्जाइटी का शुरुआती सिग्नल होता है। इसके अलावा बच्चों को ये महसूस कराना कि उनकी वैल्यूज सिर्फ उनके मार्क्स से तय नहीं होती। और हाँ, प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था शुरू होने से पहले ही जरूरी और प्रोएक्टिव बातचीत कर लेना भी इसी फेज का हिस्सा है। और फिर एंट्री होती है सबसे ट्रिकी स्टेज की, एडोलेसेंस, क्लास 9 और 10। इस दौर में इमोशंस एकदम रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर पीक पर होता है और यहाँ उन्हें सही मायने में इंडिपेंडेंट बनाने का काम शुरू होता है। ये पूरा फेज एक बहुत ही नाजुक बैलेंस मेंटेन करने के बारे में है। अब टाइम मैनेजमेंट और गोल सेट करने की ड्राइविंग सीट धीरे धीरे बच्चे को सौंपनी होती है। बड़ों का काम अब सिर्फ उम्मीदों का बोझ डालना नहीं, बल्कि पीछे खड़े रहकर एक मजबूत इमोशनल सपोर्ट देना होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, द पैराडॉक्स ऑफ कनेक्शन। होता क्या है कि टीनेजर्स ठीक उसी समय अपने पेरेंट्स से कटने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, जब उन्हें असल में इस कनेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में बिना उन पर हावी हुए उनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रात के खाने की टेबल को एक डेली चेक पॉइंट बना लेना, जहाँ बस दिन भर की कैजुअल बातें हों। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सब थ्योरी लग सकता है, लेकिन स्कूल एंड फ्रेमवर्क्स को असल जिंदगी में कैसे उतार रहे हैं? चलिए देखते हैं कि ये कैलेंडर प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। इसके लिए स्कूल्स ने अलग अलग उम्र के हिसाब से एकदम क्यूरेटेड वर्कशॉप्स डिजाइन किए हैं। अर्ली ईयर्स में फोकस टेक्नोलॉजी की लिमिट्स तय करने पर होता है। क्लास 3 से 5 में बात होती है ऑनलाइन सेफ्टी और स्क्रीन टाइम की। वहीं क्लास 6 से 8 के लिए पीयर प्रेशर और क्लास 9-10 के लिए एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इस पर जोर दिया जाता है। मतलब हर फेज के लिए एकदम प्रैक्टिकल और प्रूवन स्ट्रैटेजीज। और ये सब सिर्फ क्लासरूम या डिजिटल मीटिंग्स तक सीमित नहीं है। इसमें ज़रूरत पड़ने पर 1-on-1 मीटिंग शामिल हैं। पेरेंट्स आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो जो पेरेंटिंग का अकेलापन होता है ना, वो दूर हो सके। ये ऑफलाइन इन पर्सन मोमेंट्स एक ऐसी सेफ कम्युनिटी बनाते हैं जहां हम अपनी चिंताएं भी शेयर कर सकते हैं और बच्चों की छोटी छोटी जीतों का जश्न भी मना सकते हैं। तो आज का ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जैसे जैसे बच्चे इस तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके साथ साथ पेरेंटिंग का हमारा नज़रिया भी इवॉल्व नहीं होना चाहिए? ये फ्रेमवर्क हमें यही सिखाता है कि एजुकेशन कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त टीम एफर्ट है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको काफ़ी कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।